नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन गहरी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि आम आदमी के लिए सुलभ, सस्ता और जल्द न्याय की जरूरत है। इसके लिए सुनवाई में देरी, कानूनी प्रक्रियाओं की लागत और बहुत सी रुकावटों को दूर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बातें कही। उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मामलों, चुनावी विवादों और कदाचार के मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज चेन्नई में डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के 11वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में लंबित मामलों के जल्द निपटान के लिए नियुक्तियां और तेजी से सुनवाई होनी चाहिए, जिससे आम आदमी को सुलभ, सस्ता और जल्द न्याय मिल सके। उन्होंने इसके लिए तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। You can make judicial system more accessible, affordable, understandable to every citizen. The cost of legal process is a major impediment in making justice accessible to all. A common perception is that there are many hidden costs in availing legal route to resolve disputes. We have to find ways to reduce this out-of-pocket expenditure to the common citizen. The system needs to be demystified and brought closer to the people by conducting court proceedings and delivering judgments in the language of the people. As young graduates, you must lead this wave of new innovations in legal jurisprudence and fully leverage it to improve access, lower costs and reduce penalties. उपराष्ट्रपति ने जनप्रतिनिधियों से जुड़े आपराधिक मुकदमों, चुनावी विवादों और कदाचार के मामलों के लिए अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत बताई। Special courts can be constituted to exclusively deal with criminal cases involving public servants and elected representatives in a time-bound manner. We have been talking about for long. We must move in the direction of creating special courts to deal with the cases of elected representatives. We have seen how cases are prolonged for years. Separate fast-track courts can also be set up to resolve electoral cases and to look into electoral malpractices. संसद और विधानसभाओं में चर्चा के स्तर में गिरावट पर चिंता जताई और जनप्रतिनिधियों से उच्च नैतिक आचरण का आग्रह किया। I urge upon all public representatives to conduct themselves in a decent and dignified manner in every forum. Otherwise, the people might get disillusioned with our polity soon. Frequent disruption and stalling of legislative proceedings would not serve any purpose, and everyone must realize that the only way forward for every problem is discuss, debate and decide, not disrupt. उपराष्ट्रपति ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए इससे संबंधित कानूनों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। साथ ही न्यायपालिका में जनहित याचिकाओं के महत्व को भी बताया। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि हुनर हाट प्रतिभा के रक्षकों का कुंभ साबित हो रहा है। उन्होंने कहा कि हुनर हाट के जरिए 5 लाख से ज्यादा कारीगरों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए जा चुके हैं और ये प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। हुनर हाट वोकल फॉर लोकल को मास मूवमेंट बनाने में प्रभावी और प्रामाणिक भूमिका निभा रहा है। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित 26वें हुनर हाट में आज संवाददाता सम्मेलन के दौरान मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट में अब तक 12 लाख से ज्यादा लोग वोकल फॉर लोकल अभियान के साक्षी बने हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या 16 लाख से ऊपर जाने की उम्मीद है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुनर हाट के जरिए अब तक 5,30,000 से ज्यादा कारीगरों, शिल्पकारों और पाक कला में माहिर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। हुनर हाट में शामिल हुए कारीगरों और ग्राहकों ने भी सरकार के इन प्रयासों को सराहनीय बताया है। हमारे जो हर एक स्टेट की अपनी अपनी एक स्पेशलिटी है। अब हर एक कोई सारी जगह तो घूमने नहीं जा सकता, लेकिन जैसे मैं हुनर हाट आई हूँ तो मुझे जयपुर में उसका है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, मुझे गुजरात का गठजोला का मतलब काम पसंद आता है,
तो इस तरह से जयपुर में एक बांधनी का काम है, हम लोगों को पता तो होता है लेकिन हर चीज़ हम देखने नहीं जाते, और ऐसे लोकल से देखें तो थोड़ा सा ना विश्वसनीय नहीं होता। एक्चुअली ये वही वर्क है, लेकिन यहाँ के मुझे अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट ये लोग उस स्टेट से आए हैं तो हमें ओरिजिनल चीज़ देंगे और हमें भी देखने में अच्छा लगेगा। हुनर हाट का समापन 1 मार्च को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 फरवरी को हुनर हाट का उद्घाटन किया था। लोकल टू ग्लोबल थीम पर आधारित हुनर हाट में स्वदेशी उत्तम भारतीय खिलौनों पर खास ध्यान दिया गया है। 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक कारीगर और शिल्पकार हुनर हाट में शामिल हुए। अगला हुनर हाट 12 से 21 मार्च तक भोपाल में आयोजित किया जाएगा। हमारा संकल्प है कि जब हम आज़ादी के 75वें वर्ष को देश में मना रहे होंगे, 75वीं वर्षगांठ को, अमृत महोत्सव को, तो हम 75 हुनर हाटों के क्रम को पूरा करके 7,50,000 से ज़्यादा दस्तकारों शिल्पकारों को रोजगार और रोजगार के अवसर से जोड़ेंगे। फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों की संख्या दनादन कम होती जा रही है। प्रथम किस्त जिले के 2,18,559 परिवारों को मिली थी, जबकि 7वीं किस्त के जारी होने तक किसानों की संख्या कम हो गई, यानी कि 85,791 किसान कम हो गए। 7वीं किस्त जिले के 1,32,768 किसानों को जारी की गई। अब सवाल ये उठता है कि 85,791 किसानों को इसका लाभ क्यों नहीं मिला। यदि वह फर्जी थे तो इनको पहली और दूसरी किस्त का लाभ क्यों दिया गया। किसान सम्मान निधि की शुरुआत केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में की थी। दिसंबर 2018 को बेस मानकर पहली किस्त जारी की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों की माने तो जिले के 3,60,965 किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया था। जब सत्यापन कराया गया तो इसमें 2,23,640 किसान परिवार पात्र मिले। इस समय जिले के 2,18,559 लघु और सीमांत किसान परिवारों के खातों में किसान सम्मान निधि भेजी जा रही है। आपको बता दें कि पहली किस्त जारी होने के दौरान आधार फीडिंग नहीं कराई गई थी। बिना आधार फीडिंग के चलते प्रथम किस्त और 2,18,559 को जारी की गई। आधार फीडिंग कराए जाने के दौरान ये संख्या कम हो गई। किसानों के डाटा को ठीक कराए जाने का काम अभी भी जारी है। इसके कारण 8वीं किस्त में किसानों की संख्या बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलौना निर्माताओं से कम प्लास्टिक और अधिक पर्यावरण के अनुकूल खिलौनों के नवाचार पर ध्यान देने का आग्रह किया है। भारत के पहले खिलौना मेले 2021 का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना होगा और वैश्विक बाजार की जरूरत का भी पूरा ख्याल रखना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के खिलौना उद्योग में बड़ी ताकत छिपी हुई है। इसे बढ़ाना, पहचान दिलाना आत्मनिर्भर भारत अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि देश में हाथ से बने खिलौनों को बढ़ावा देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति में खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण का समावेश किया गया है। प्रधानमंत्री ने कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खिलौना निर्माताओं से बातचीत की। खिलौनों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बच्चों की मासूम दुनिया को याद किया। पहले खिलौना मेले का उद्घाटन करते हुए उन्होंने खिलौना निर्माताओं को बच्चों की समझ के मुताबिक खिलौने बनाने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हजारों साल पुरानी संस्कृति में खेल और खिलौने रचे बसे हैं, फिर भी हम विश्व खिलौना बाजार में पीछे हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर और वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकतर भारतीय खिलौने काफी सस्ते, प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल हैं। उन्होंने भारतीय खिलौना निर्माताओं से पर्यावरण और दोबारा उपयोग होने वाली वस्तुओं से खिलौने बनाने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम पर चिंता जताते हुए माता पिता और अध्यापकों को सलाह दी कि वो बच्चों को बाहर जाकर खिलौनों से खेलने के लिए प्रेरित करें। साथियों, आप सबने भी देखा होगा कि रचनात्मक खिलौने कैसे बच्चों के सेंसेस को डेवलप करते हैं, उनकी कल्पनाओं को पंख देते हैं।
अपने खिलौनों के इर्द गिर्द बच्चे कैसे अपनी कल्पनाओं का एक पूरा संसार बना लेते हैं। जैसे कि आप किसी बच्चे को खिलौनों वाले बर्तन दीजिए, वो ऐसे व्यवहार करना लगेगा जैसे कि पूरे किचन की व्यवस्था संभाल रहा है और पूरी परिवार को वही आज खाना खिलाने वाला है। उन्हें आप जानवरों वाले खिलौने दीजिए तो अपने मन में एक पूरा जंगल बना देता है, खुद भी आवाज निकालने लगता है, जो भी ठीक लगे उसको लगता है कि ये शेर है तो ऐसी आवाज निकालता है। उन्हें एक टेथोस्कोप दे दीजिए, थोड़ी देर में देख लीजिए वो डॉक्टर बन जाएगा, फैमिली डॉक्टर बन जाएगा और पूरे परिवार के सबकी तबीयत जांचना शुरू कर देता है, जांच पड़ताल करना लग जाता है। ऐसे ही केवल एक बॉल से वो घर के भीतर पूरा फुटबॉल ग्राउंड बना लेते हैं। रॉकेट का खिलौना मिलते ही स्पेस मिशन पर वो निकल पड़ते हैं। उनके सपनों की उस उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, कोई अंत नहीं होता। बस उन्हें एक छोटा सा ऐसा खिलौना चाहिए जो उनकी उत्सुकता को, उनकी क्रिएटिविटी को जगा दे। अच्छे खिलौनों की यह खूबसूरती होती है कि वो एजलेस और टाइमलेस होते हैं। आप भी जब बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो इन खिलौनों के जरिए अपने बचपन में चले जाते हैं। इसलिए मैं सभी माता पिता से ये अपील करूंगा कि आप जिस तरह बच्चों के साथ पढ़ाई में इन्वॉल्व होते हैं वैसे ही उनके खेलों में भी शामिल होइए। पहला भारतीय खिलौना मेला ऐसा डिजिटल मंच है जहां देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1000 से ज्यादा उद्यमी अपने खिलौने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। मेले में खिलौना उद्योग से जुड़े हितधारकों के साथ वेबिनार, पैनल चर्चा और कई गतिविधियां होंगी। ये मेला भारतीय खिलौना उद्योग को वैश्विक पहचान कराने के लिए आयोजित किया जा रहा है। मेले में अब तक 10 लाख से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। खिलौना उद्योग से जुड़े कारोबारियों का मानना है कि भारतीय पारंपरिक खिलौनों को बढ़ावा मिलने से चीन पर निर्भरता घटेगी। इस फेयर का उद्देश्य अपने देश में व विश्व में ट्रेडिशनल टॉयज यानी पारंपरिक टॉयज बनाने का इसका मुख्य उद्देश्य है। वह विश्व में हमारे भारत के टॉयज की मांग बढ़े और जो चाइना से टॉयज आता था उसकी जगह पे भारत के टॉयज की डिमांड बढ़े, वह गुणवत्ता बढ़े और इसमें अच्छे अच्छे इन्वेंशंस हों। भारत सरकार ने पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए देश के अलग अलग राज्यों में 8 टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स को मंजूरी दी है। क्लस्टरों के जरिए देश के पारंपरिक खिलौना उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन क्लस्टरों के निर्माण पर 2300 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यहाँ लकड़ी, लाख, ताड़ के पत्ते, बांस और कपड़ों के खिलौने बनाए जाएंगे। खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। मथुरा में कुंभ मेले के प्रथम शाही स्नान से पहले नगर में शाही सवारी निकाली गई। सजे धजे ऊंट, घोड़ों पर हाथों में तलवार, बरछी, फरसा लेकर चल रहे संत महात्मा, रंग बिरंगे फूलों से सजी बग्गियों में विराजमान महंत, श्री महंत और महामंडलेश्वर का लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। बैंड बाजों, ढोल नगाड़ों की धुनों के मध्य कुंभ मेला क्षेत्र से शुरू हुई तीनों अखिल भारतीय अनी अखाड़ों, खालसा और संप्रदायों के संतों की शाही सवारी नगर से होती हुई शाही स्नान घाट पर पहुंचकर संपन्न हुई। साथ ही हरिनाम कीर्तन की धुन पर संत महात्मा, महिला, पुरुष भक्त नृत्य करते हुए चल रहे थे। मेरठ में किसान महापंचायत को संबोधित करने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नए कृषि कानून किसानों के लिए डेथ वारंट हैं। इस कानून से किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। भीषण ठंड में किसान लगातार आंदोलन इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी खेती पूंजीपतियों के पास चली जाएगी। किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। ये करो या मरो की लड़ाई है।
तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आम आदमी पार्टी ने मेरठ में दिल्ली बाईपास के संस्कृति रिसोर्ट में किसान महापंचायत का आयोजन किया है। कांग्रेस रालोद के बाद आपने किसान महापंचायत की शुरुआत की है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि किसानों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। लाल किले का पूरा कांड इन लोगों ने खुद कराया। मेरे पास तमाम लोग आते हैं, सभी ने कहा कि इन लोगों ने जानबूझकर किसानों को लाल किले का रास्ता दिया। जिन लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया वह इनके अपने कार्यकर्ता थे। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि किसान कुछ भी हो सकता है, देशद्रोही नहीं हो सकता। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा रही है, किसानों को आतंकवादी बोल रही है। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। आज ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रही है। इतनी हिम्मत तो अंग्रेजों ने नहीं करी थी। अंग्रेजों ने हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे नहीं चलाए थे। तुम हमारे किसानों पे देशद्रोह के मुकदमे चला रहे हो। हमारे किसानों को आतंकवादी बोलते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम सारे आतंकवादी हो? पूछना चाहता हूं, आतंकवादी हो तुम सारे? केजरीवाल ने कहा कि किसानों को हमेशा धोखा दिया गया। देश में 70 साल में सभी पार्टी की सरकारें आईं, सभी ने किसानों के साथ छल किया। किसानों ने केवल अपने फसल की कीमत मांगी है, लेकिन उसे भी नहीं दे रहे। हर पार्टी के घोषणा पत्र में किसानों की बात होती है, लेकिन उसे पूरा नहीं किया जाता। कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो, तो हमारे करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। और दोस्तों, ये एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता। एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे हैं किसानों। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान अभी ये बता रहे थे, भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है। गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है, और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था। बोला, भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई। मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला, सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है। सेम तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुम भीख मांगने आए हैं? हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हैं जी? वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना। ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तुम अपने, क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उस टाइम ये बिजली कंपनियां, दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां हैं। इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े, हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे,
बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल हैं, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। फैक्ट्री है कि नौशहरा मरी है। अभी सूचना मिली थी कि किसी अज्ञात कारणों के कारण इसमें आग लग गई है। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हमने बुलवा ली हैं और हम लोग बहुत जल्दी इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं और संभवतः काबू पा भी लिया जाएगा। इसमें किसी जनहानि की